अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द स्टोरी टेलर्स। हम आपकी भेजी हुई स्टोरीज़ को नरेट करते हैं। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खौफनाक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आयतुल कुर्सी का हिसार बांध लें। चलते हैं स्टोरी की तरफ। मैं कभी भूत या जिन वगैरह की चीज़ों और उनके किस्से कहानियों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था जब तक ये खौफनाक वाक़या मेरी अपनी ज़िंदगी में नहीं हुआ। मैं एक दफ़ा अपने नए बिज़नेस वेंचर के सिलसिले में कराची से इस्लामाबाद का बेहद लंबा सफ़र अपनी कार पर कर रहा था। इस्लामाबाद में एक अहम मीटिंग थी जिसके लिए वक्त पर पहुंचना बहुत ज़रूरी था। सर्दियों की लंबी रात थी और मुझे अगले दिन सुबह तक इस्लामाबाद पहुंचना था। जब मैं सखर से आगे पहुंचा और काफ़ी गहरी रात हो चुकी थी तो थकावट की वजह से रुकना ज़रूरी हो गया। जीटी रोड से थोड़ा हटकर एक वीरान सी गली में मुझे एक होटल नज़र आया। पार्किंग में सिर्फ 2-3 गाड़ियां खड़ी थीं। अंदर लॉबी में सिर्फ एक मध्यम सी रोशनी जल रही थी। काउंटर पर एक उम्र रसीदा शख्स बैठा था जिसके चेहरे पर बोरियत साफ झलक रही थी। उसने मुझे देखा भी नहीं जब मैं अंदर आया। एक रात के लिए कमरा चाहिए, मैंने उसे ज़ोर से कहा। उसने सुस्त रफ्तार से अपने सर को उठाया। उसका जवाब इतना बेजज़्बात था कि जैसे वो कोई टेप रिकॉर्ड चला रहा हो। चाबी ले लो, कमरा नंबर 3, 500 रुपये, सुबह चेकआउट। उसने चाबी काउंटर पर रखी। कमरा नंबर 3 अंदर से भी इतना ही सादा और बेजान था। मैंने जल्दी से दांत साफ किए और बिस्तर पर लेट गया। अभी मुझे लेटे हुए 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे। अचानक दरवाजे पर हल्की मगर साफ दस्तक हुई। मैंने घड़ी देखी। रात के 12:15 हो चुके थे। मैं उठकर दरवाजे तक गया और पीप होल से देखा। पीप होल से सिर्फ स्याही नजर आई, जैसे वो काम नहीं कर रहा था। शायद पुराना था तो मिट्टी भर गई थी। मैंने हल्की सी आवाज़ में पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाज़ा धीरे से खोला। कॉरिडोर में कोई नहीं था। मैंने दरवाज़ा वापस बंद किया, कंडी लगाई और बिस्तर पर वापस आ गया। लेकिन जब मैं अपनी जगह पर लेटने ही लगा तो दस्तक फिर हुई। इस बार पहली से ज़्यादा तेज़ और घबराहट पैदा करने वाली थी। मैं झट से उठा। मैंने दोबारा पीप होल चेक किया। इस बार वो काम कर रहा था और बाहर साफ दिख रहा था। हॉलवे खाली था। वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था जिसने दरवाज़ा बजाया हो। मेरे पेट में अजीब सी उलझन होने लगी। मैंने अपनी चाबी उठाई और तेज़ कदमों से रिसेप्शन पर गया। वो उम्र रसीदा शख्स अब भी इसी हालत में बैठा था। भाई सुनिए, मैंने थोड़ा परेशानी से कहा। कमरा नंबर 3 के दरवाजे पर कोई बार बार नाक कर रहा है। कैमरे में चेक करें, ये क्या मजाक है? उसने अपनी गर्दन को घुमाया और ठंडी आवाज़ में बोला, हमारे पास कैमरा वगैरह नहीं होता और होटल में आपके अलावा सिर्फ एक मेहमान है। वो आपके कमरे से बहुत दूर है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ आ गया था कि ये शख्स मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तेज़ी से वापस अपने कमरे की तरफ लौटा। मैंने अपने हेडफोन लगाए और सूफ़ी कलाम की प्लेलिस्ट चला दी। मैं बिस्तर पर लेट गया। अचानक मुझे लगने लगा कि हेडफोन्स में कलाम चलते हुए भी मेरे कानों तक एक हल्की सी आवाज़ पहुंच रही है। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बहुत हल्की सरगोशी कर रहा हो। मैंने फ़ौरन हेडफोन्स निकाले। कमरा बिल्कुल खामोश था। मैं फिर से लेट गया। 1 मिनट के अंदर वो आवाज़ दोबारा शुरू हो गई। इस सरगोशी में कोई लफ्ज़ या बात समझ नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था ये आवाज़ बाहर हॉलवे से आ रही थी। मैंने जल्दी से उठकर पीप होल चेक किया और हॉलवे फिर से खाली था। लेकिन जब मैं पीप होल से हटकर दरवाजे के पास खड़ा हुआ तो वो सरगोशी अब भी बाहर से आ रही थी। मैं कमरे के दरवाजे से पीछे हटा और सोचा कि वो शख्स शायद दीवार से चिपक कर खड़ा है, इसलिए पीप होल से नज़र नहीं आ रहा। मैंने अपने हेडफोन का वॉल्यूम पूरा फुल कर दिया और इस डर से तंग आकर वापस बेड पर आ गया। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि क्या मुझे आंखें बंद करके सोने की कोशिश करनी चाहिए, तभी मैं करवट बदलकर पीठ के बल लेटा और कमरे में देखा। जब मेरी नज़र कमरे के एक कोने पर पड़ी तो मेरी सांस रुक गई। वहाँ
एक साया दिखाई दिया, एक बहुत ऊंचा इंसानी कद जो लगता था 10 फीट से भी लंबा था। इसका साया छत से टकरा रहा था। मैं हड़बड़ाकर बेड से कूदा और लैंप की तरफ भागा। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, कोने में कोई नहीं था, सिर्फ खाली दीवार। मैंने थोड़ा सुकून लिया और दोबारा लैंप बंद करके बिस्तर पर लेटा। मगर अभी 1 मिनट भी नहीं गुजरा होगा, मैं दोबारा उठ बैठा और वहाँ कॉर्नर में फिर से वो 10 फुट लंबा साया दिखाई दिया। मैं डर के मारे बेड के बिल्कुल किनारे पर रेंगता हुआ गया। मैंने देखा, जो मुझे यकीन था कि उसका एक लंबा बाजू था जो हवा में हिल रहा था। मैं दोबारा लैंप ऑन करने के लिए झुका और लाइट जलाते ही कॉर्नर फिर से खाली था। इस बार मैं 1 सेकंड भी नहीं रुका। मैंने अपना सारा सामान जल्दी से पैक किया और कमरे से भाग निकला। मैंने चाबी उस भाई को दी और कहा, मैं जा रहा हूँ, अभी चेकआउट कर रहा हूँ। उसने मेरे चेहरे की रंगत देखी जो डर से सफ़ेद हो चुकी थी, लेकिन उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। मैं तेज़ कदमों से होटल से बाहर निकला और अपनी कार स्टार्ट की। मैंने फिर उस होटल की तरफ मुड़कर नहीं देखा। मैं सुबह की आज़ान तक ड्राइव करता रहा और फिर एक नए होटल में रुककर सोया, जहाँ पर कोई दस्तक नहीं थी और सब कुछ ठीक था। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं जो वाक़या आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे दोस्तों के साथ 2018 में पेश आने वाला खौफनाक सच्चा वाक़या है। आगे की कहानी मेरे दोस्त की ज़बानी। मेरा नाम ज़ीशान है। मुझे अपने यारों दोस्तों के साथ घूमने फिरने का बहुत शौक़ रहा है। ये रहा है से मुराद आपको स्टोरी के एंड में बताऊँगा। मैं शहर सरगोदा का रिहायशी हूँ। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक़ था। मैंने अपने यारों दोस्तों के साथ पिकनिक पार्टी का प्रोग्राम बनाया। ये 2018 की गर्मियों का वाक़या है। मैंने अपने यारों से कहा, यार हम ऐसा करते हैं कि 3 पुल वाली नहर पे चलते हैं। सब दोस्त वहाँ नहाएंगे और नहाने के साथ बारबेक्यू का भी प्रोग्राम करेंगे। अगले ही दिन हम दोपहर को 2 बजे तक सामान लेकर नहर की तरफ चल दिए, जो कि सरगोदा की बहुत मशहूर नहर है, 3 पुल वाली। जो भी ये स्टोरी सरगोदा से सुन रहा होगा वो मेरी बात से ज़रूर इत्तेफाक करेगा। खैर, हम सब दोस्त नहर पर पहुंच गए। सब दोस्तों ने खूब नहाया, खूब इंजॉय किया, खूब छलांगे लगाए नहरों में, क्योंकि 3 नहरें हैं, छोटी बड़ी 3 नहरें। कभी हम एक नहर में नहाते, कभी दूसरी नहर में। ऐसे ही यार दोस्तों की गैदरिंग में शाम पड़ गई। जब शाम हुई तो हमने सोचा चलो बारबेक्यू का इंतज़ाम किया जाए, जो कि सामान हम साथ ही लेकर गए थे। शाम का मंजर ही कुछ अलग था, क्योंकि नहर के साथ वीरान ज़मीनें और नहर की साइडों पे दरख्त ही दरख्त। इतने समझो कि एक किस्म का जंगल ही है वो। खैर, हमने अंगीठी निकाली, चटाई बिछाई, सब दोस्त बैठकर गप्पें लगाने लगे और जो अजान मेरा दोस्त था वो बारबेक्यू की तैयारी में लग गया। हम 6 दोस्त थे और काफ़ी दिनों के बाद इकट्ठे मिलकर बैठे थे। हमने खूब बातें की, एक दूसरे के काम के सिलसिले के बारे में बातें हुई। इतने में हमारा बारबेक्यू तैयार हुआ। हमने वो खाया, खूब इंजॉय किया। खाने के बाद अपनी बातों में लगे। हमें बारबेक्यू तैयार करने में और खाने में तकरीबन रात के 10 बजे बज गए थे। नहर के किनारे के साथ महकमा नहरियात का वीरान दफ्तर था, जहाँ पर हम बैठकर गैदरिंग कर रहे थे। वहाँ पर एक बल्ब जल रहा था, जिसके नीचे हमने चटाई और अंगीठी वगैरह लगाकर सब दोस्त बैठे हुए थे। जो भी हमने बारबेक्यू खाकर बच्ची कच्ची हड्डियाँ एक साइड पे फेंक दी थी। खैर, हम दोस्त अपनी बातों में मगन थे कि हमें कुछ ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई हड्डियाँ चबा रहा हो। बहुत आहिस्ता सी आवाज़ थी, लेकिन क्योंकि वहाँ वीराना था और खामोशी बहुत थी, हम बातें कर रहे थे बस, तो हमारे कानों में वो आवाज़ आई चबाने की। तो हम सब दोस्त चुप हो गए। वो सचमुच किसी के चबाने की आवाज़ थी। हम में से एक दोस्त इरफान बहुत बहादुर था। वो कह रहा है कि यार कोई जानवर भी हो सकता है, कुत्ता या बिल्ली, कुछ भी, मैं देख कर आता हूँ, तुम बैठो। पता नहीं वो हमारी नज़रों में बहादुरी दिखाना चाहता था, क्योंकि हड्डियाँ हमने कुछ दूर ही फेंकी थी, तो वो उठकर चला गया। हम अपनी बातों में लग गए। 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, तो वो वापस ना आया। मेरा दोस्त तैयब कहता है, इरफान यार अब तक नहीं आया, कहाँ चला गया? हमने सोचा था कि शायद वो पेशाब के लिए ना बैठ गया हो,
इसीलिए हम उठकर उसके पीछे नहीं गए थे। लेकिन अब तो 10 मिनट हो चुके थे। हम सब दोस्त उठकर उसे देखने गए जहां वो गया था, लेकिन वहां वो था ही नहीं। हम सब परेशान हो गए कि उठकर 80 साइड तो आया था। हमने आवाज़ें दी, इरफान, 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 अगर तुम मजाक कर रहे हो तो मत करो, हम बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हैं। हम आवाज़ लगाते, हमारी ही आवाज़ हमारे कानों में वापस आती, लेकिन इरफान का कुछ पता नहीं चला। हम ढूंढते ढूंढते काफ़ी आगे निकल चुके थे। हमें समझ नहीं आ रही थी कि इरफान को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। 15 मिनट तक हम चलते रहे, ढूंढते रहे। फिर हमें जाकर झाड़ियों में बेहोशी की हालत में इरफान मिला। सब दोस्त भागकर उसके पास पहुंचे। मैंने दोस्त को कहा, जाओ नहर में से पानी लेकर आओ। वो पानी लेकर आया। हमने उसके मुंह पर छेंटे मारे कि उसे होश आ जाए और हम उससे पूछें कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, यहाँ तक तुम कैसे पहुँचे। खैर, उसे होश आई तो हमने उससे पूछा, इरफान क्या हुआ तुम्हारे साथ। इरफान बोला, मैं उठकर उस जगह पर पहुंचा तो देखा कि एक औरत वहां बैठकर वही फेंकी हुई हड्डियां चबा रही है। काले कपड़ों में वो औरत बैठी हुई थी, बाल उसके बिखरे हुए थे। मैंने उसे आवाज़ लगाई कि कौन हो तुम, लेकिन जब उसने मेरी तरफ देखा, अंगारों की तरह उसकी आंखें चमक रही थी। डर के मारे मेरा गला ही बंद हो गया। मैंने चीखने की कोशिश की कि तुम सबको मेरी आवाज़ पहुंच जाए, लेकिन जी तो मैं रहा था, लेकिन उस चीख में आवाज़ नहीं थी। मैंने देखा कि वो औरत वहाँ से उठी और उसके पाँव उल्टे थे। उसने मुझे गले से पकड़कर घसीटने लगी। वो घसीटते घसीटते मुझे यहाँ तक ले आई, लेकिन मैं बेबस था। पता नहीं कब मैं बेहोश हो गया। ये बात सुनने की देर थी कि हम दोस्तों ने वहाँ से जल्द निकलने की कोशिश की। हमने जितनी जल्दी हो सका अपना सब सामान इकट्ठा किया और अपनी अपनी मोटरसाइकिलों पर सवार हुए। पीछे से खौफनाक चीख के साथ एक कहका गूंजने लगा। खैर, हमने वो चुड़ैल तो नहीं देखी थी, देखने वाला तो वो इरफान ही था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी आवाज़ ने ही हमारा दिल दहला दिया था। इरफान की तो हालत वैसे ही बहुत ख़राब थी। हमने वो वीराने वाली जगह जल्द से जल्द छोड़ दी। जब तक कि हम ट्रैफिक वाली जगह पे नहीं पहुँचे, हमें ऐसा ही लगता रहा कि हमारे पीछे कुछ भाग रहा है, लेकिन किसी में हिम्मत ना थी कि पीछे मुड़कर भी देखे। ये एक सच्चा खौफनाक वाक़या है, जिसके बाद मैंने रात में बाहर टाइम स्पेंड करना छोड़ दिया। अगर आपको वाक़या अच्छा लगा हो तो अपने चैनल पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये ना सिर्फ स्टोरी होती है, ये सबक भी है सुनने वालों के लिए कि वीराने रात को अच्छे नहीं होते। गैदरिंग करें भी तो जगह ऐसी हो जहां और भी लोग हों। ये मेरा वाक़या था, मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर दूं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, आमीन। मुलाजमत के सिलसिले में जब हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई तो हर 2 रूममेट्स के लिए एक एक कमरा बताया गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मुझे अलग अकेला कमरा नहीं दिया गया। वजह ये थी कि मुझे अकेले सोने से बहुत डर लगता था और मुझे डरावने ख्वाब भी बहुत आते थे, जिसकी वजह से मुझे नींद में डर जाने का भी मसला रहता था। बकौले अम्मी के मुझ पे ख़ानदान की कुछ ख़वातीन ने जादू टूना करवाया हुआ था। पता नहीं उनको मुझ में ऐसा क्या नज़र आया था। दुनिया में 2 चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ उन्हीं लोगों को चमड़ती हैं जिनसे वो घबराते हैं। एक है खौफ और दूसरी है मोहब्बत। हमारी उनसे कभी बनी ही नहीं और उन चीज़ों ने हमारा खेड़ा छोड़ा ही नहीं। खैर, रूममेट के होने की वजह से मुझ में हिम्मत ज़रा कायम रहती थी, लेकिन जब जब उसने वीकेंड पे जाना होता मेरे लिए सख्त परेशानी बन जाती कि मैं अब अकेले सूं कैसे। आहिस्ता आहिस्ता मेरी चंद साइड रूममेट्स जिनसे मेरी अच्छी बनने लगी थी को मेरी ये परेशानी मालूम हो गई तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में सोने के लिए कह दिया। ऐसी ही एक रात हम 4-5 सहेलियों की टोली खाने के बाद, चाय और फिर लड्डू खेलने के बाद सो गए। मुझे नहीं मालूम कि रात का कौन सा पहर था कि मुझे अपना सांस रुकता महसूस होने लगा और सर से पांव तक शदीद दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई मेरा सांस रोक रहा हो। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी आंखें पूरी तरह से नहीं खुली। जितनी खुल सकें उनसे मुझे इंतहाई जानलेवा मंजर नज़र आया। एक अजीब सी हैयत का जिस्म, जिसका ना सर दुख रहा था न धड़, जिसे ना मर्द कह सकते न औरत, छत से नीचे को ऐन मेरे ऊपर आ रहा था।
اس کی عجیب سی خرخراتی سی آواز مجھے اور بھی خوفزدہ کیے جا رہی تھی۔ کیا یہ کوئی خواب ہے یا واقعی حقیقت میں ایسا ہو رہا ہے؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ میری کولیگز بتاتی ہیں کہ میرا جسم یوں بل کھا رہا تھا جیسا ایگزرسسٹ فلموں میں دکھاتے ہیں۔ شائستہ آنکھیں کھولو۔ میری سائیڈ روم میٹس نے مجھے زور سے جھنجھوڑا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور کچھ حیران، کچھ شرمندہ سی ہو کے انہیں دیکھنے لگی۔ ایک نے مجھے پانی پلایا۔ کیا ہوا؟ ان سب کے چہروں پہ وحشت طاری تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کچھ نہیں، تم ڈر گئی تھی شاید نیند میں؟ ہاں۔ سوری یار، میرا یہی مسئلہ ہے۔ سوری، تم لوگوں کو بھی ڈسٹرب کر دیا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، ویسے بھی میں نے تہجد کے لیے اٹھنا ہی تھا۔ ایک نے کچھ عجیب سے لہجے میں جواب دیا۔ وہ سب چوری نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھتی جا رہی تھی اور آپس میں کچھ کھسر پھسر بھی کیے جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ سب نماز کے لیے اٹھنے لگی۔ گرمیاں تھیں، موسم اچھا تھا۔ باہر پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ میں بھی اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی اور نماز وغیرہ سے فارغ ہو کے ناشتے کی میز پہ جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اب تو ان سب کو معلوم ہو گیا ہے، اب ان سے نظریں کیسے ملاؤں گی۔ انہی سوچوں میں گم دروازے کو لاک کر ہی رہی تھی کہ وہی سائیڈ روم میٹس آتی دکھائی دی۔ میں نے جلدی سے ڈائننگ روم کی طرف قدم بڑھائے۔ ان میں سے ایک نے مجھے آواز دی، شائستہ بات سنو پلیز۔ یا اللہ، اب یہ مجھ سے کیا سوال کریں گی؟ سائیکاٹرسٹ سے ملوانے کو بولیں گی کہ شاید مجھے سلیپ پیرالائسس کا ایشو ہے۔ مگر اس نے جو کہا، اس نے میری نیندیں ہمیشہ کے لیے اڑا دی۔ شائستہ یار، ہم تمہیں مزید خوفزدہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن تم جب سو رہی تھی تب میری آنکھ اچانک کھلی اور میں نے نہایت خوفناک منظر دیکھا۔ ایک عجیب و غریب سا جسم چھت سے تمہارے اوپر کو آ رہا تھا۔ وہ جوں جوں قریب آ رہا تھا، تم بالکل ایگزرسسٹ کی جیسے تڑپ رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کے بہت ڈر گئی، اسی لیے میں نے تمہیں زور زور سے آوازیں دے کر جگا دیا۔ اسی وقت وہ جسم دھواں سا بن کی کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ تم پر واقعی سایہ ہے، برا نہ ماننا، پر آئندہ پلیز ہمارے کمرے میں نہ سونا۔ یہ سننے کے بعد میں تو دن کو بھی کمرے میں اکیلے رہنے سے ڈرنے لگی۔ امی کو کال کر کے رو کے بتایا۔ تب امی نے روز سونے سے پہلے منزل پڑھنے کو کہا۔ وہ دن اور آج کا دن منزل پڑھ کے سوتی ہوں۔ ایسا نہیں کہ ایسا پھر کبھی نہیں ہوا، بہت بار ہوا، لیکن تب تک شاید زندگی اور بہت سبق سکھا چکی تھی اور ہمارے سب ڈر ختم ہو چکے تھے۔ تو دوستو، یہ تھیں آج کی ہارر سٹوریز۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں سپورٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کامنٹس میں بتائیں کہ اگلی کہانی کس موضوع پر سننا چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔